Hello everyone, welcome to the Talented Star Maker. This is साक्षी गुप्ता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रतीक सर द्वारा प्रोवाइड किए हुए कुछ मॉडल पेपर्स। प्रतीक सर ने 20 मॉडल पेपर्स को हमें प्रोवाइड करवाया है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि KVS PRT और TGT दोनों के ही हैं। तो अगर आप KVS की तैयारी कर रहे हैं और आप PRT के सेट्स लगाना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से कई सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, तो इसलिए अगर आप साइंस के लिए बेसिकली अगर साइंस में आपको कोई दिक्कत है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम साइंस को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट सी। इसमें भी हम साइंस वाले पार्ट को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज के इस सेट में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 101 से 110 तक, क्योंकि 91 से लेकर हम 100 तक के डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियो में, जो कि है इसका पार्ट 1। और हम डिस्कस कर रहे हैं आज सेट नंबर सी। बाकी भी सेट्स ऐसे ही चलेंगे। आपको पता ही होगा कि प्रतीक सर ने 20 सेट्स प्रोवाइड किए हैं, तो उसमें से हम अब आ गए थर्ड सेट पर, और ऐसे करके हम सारे 20 सेट्स को लगाएंगे और हर 20 सेट्स में साइंस के 20 क्वेश्चन हैं। इसका मतलब हम 400 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस। इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन देखिए क्या होते हैं फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस वो चेंज होते हैं जिनको यदि परिवर्तित किया जाए, किसी भी स्टेट में उसको बदला जाए, तो वो वापस से सेम पोजीशन में वो आ पाए कोई भी चीज़। जैसे आइस है, आइस को हमने फ्रिज से निकाल दिया तो वो बन जाएगा वाटर, और वाटर को अगर फिर से फ्रिज में रख दिया तो वो आइस बन जाएगा। यानी ये जो चेंज हुआ ये रिवर्सिबल है। आइस से वाटर बन गया और देन फिर से वाटर से आइस फॉर्म हो पा रहा है, इसलिए ये हुआ फिजिकल चेंज, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज तो नहीं बदली। बट अगर मिल्क से हम बनाते कर्ड, मिल्क से बन जाता अगर कर्ड यानी दही बन जाता दूध से, फिर से दही से क्या दूध बनाया जा सकता था? तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं था। तो ये है हमारा केमिकल चेंज। अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है। इसमें दिया है हमें, यहाँ बताना है हमें कि फिजिकल चेंज इनमें से कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वाला है ऑप्शन मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल। जो आयरन मेटल है अगर उसको पिघला दिया जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज तो चेंज नहीं होगी, वो रहेगी तो आयरन ही की धातु। तो इसलिए ये तो ठीक है, ये है फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी अगर आयरन में जंग लग जाए, लोहे में जंग लग जाए, तो वो क्या वो लोहा रहेगा? जंग लगने के बाद वो लोहा थोड़ा ना रहता। तो इसलिए इसका ऑप्शन ये गलत है। बैंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड, यानी अगर आयरन रॉड बैंड हो जा रही है तो भी वो आयरन ही रहेगी, वो मुड़ी है सिर्फ, रही तो वो आयरन ही ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया है ड्रॉइंग अ वायर ऑफ आयरन मेटल, यानी आयरन मेटल में आयरन मेटल के तार बनाने हैं, ये दिया है। तो अगर आयरन मेटल के हम तार भी बना लेते तब भी उसकी प्रॉपर्टीज नहीं चेंज होगी, क्योंकि सिर्फ वायर ही तो बन गए, बट रही तो वो आयरन ही। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 102 इसमें दिया है कि थॉमसन मॉडल के अनुसार, यानी जे थॉमसन जो थे उनके परमाणु मॉडल के अनुसार क्या स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो फर्स्ट में दिया है द मास ऑफ द एटम इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, यानी कोई भी एटम है उसमें जो मास होता है किसी वस्तु का, सॉरी किसी भी परमाणु का जो मास होता है, द्रव्यमान, वो पूरी तरह पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी समान रूप से वितरित रहता है। तो यस वो रहता ही है, ऐसा नहीं होता कि यहाँ अगर वेट तुम करोगे तो यहाँ ज़्यादा होगा उसका द्रव्यमान, यहाँ कम। वो समान रूप से ही वितरित रहता है। दूसरी बात बोलिए, द पॉजिटिव चेंज इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। जो पॉजिटिव चेंज होता है वो भी पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तो यस यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। थर्ड हमें दिया है द इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज है, तो यस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स का, और उस स्फेयर में आसपास इलेक्ट्रॉन्स हैं। लास्ट स्टेटमेंट दिया द इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट ईच अदर टू स्टेबलाइज एटम। जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, अगर वो आपस में अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो तब तो वो रिपेल होगा ना, और ये रिपेल ही होते हैं। बट हमारे एटम में पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है जो कि प्रोटॉन के रूप में है, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, और साइड में नेगेटिव है, तो इसलिए ये पकड़ के रखते हैं। ये प्रोटॉन
इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, बट यहाँ हमें ऑप्शन में दिया है कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है विच सेल ऑर्गेनेल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजनस एंड ड्रग्स इन द सेल, यानी ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनेल है। सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं और आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चंस हर पेपर में आ रहे हैं, यानी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको कर सकते हैं अच्छे से तैयार। देखिए इसमें बोला है कि ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनेल है जो कि पॉइजनस और ड्रग को सेल में ही मार देती है, तो वो है SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया है हमें 104 में द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u। एक बॉडी है जो कि ऊपर की तरफ फेंकी गई, मान लीजिए यहाँ थी वो बॉडी और ऊपर की तरफ फेंकी गई ऐसे u वेग से। ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज इज, यानी वो हाइट बतानी है, सबसे ऊंची वाली हाइट जहाँ तक वो पहुँच जाती है और फिर तो वो वापस ही आ जा रही है। तो देखिए ये कैसे निकालेंगे, आपको पता होगा जो अंतिम वेग होगा यानी v वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो हमें दी हुई है कि वो u से फेंकी जा रही है, लेकिन अंतिम बाद में आके वो रुक जाएगा यहाँ पे, तो वो हो जाएगी 0। तो देखिए v² इक्वल्स टू होता है u² -2gh, क्योंकि ये ऊपर फेंक के वापस नीचे आ रहा है तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण माइनस ले लेंगे, इसलिए हमने ये नेगेटिव में ले लिया है। तो यहाँ अगर हम v की वैल्यू 0 रख दें क्योंकि अंतिम वेग है और u² -2gh रखें तो हमारा u² बराबर हो जाएगा 2gh, और यहाँ से जो हाइट की वैल्यू आएगी वो आएगी u²/2g। ठीक है, तो u²/2g आया यानी ऑप्शन नंबर 2। तो आप ऐसे करके ध्यान रख सकते हैं, इस क्वेश्चन का फॉर्मूला ऐसे याद नहीं कर सकते बट ऐसे आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A boy is drilling a stone tied with a string in a horizontal circular path. If the string breaks the stone, इसमें बोला है कि एक लड़का है वो एक स्टोन को ऐसी तरह लिए हुए, यहाँ पे ये लड़का है इस जगह पे और ये रस्सी बंधी हुई है और उस रस्सी से एक पत्थर बंधा हुआ है, ये यहाँ पर एक पत्थर है जो इस तरह से वृत्त में घूम रहा है, वो उसको गोल गोल घुमा रहा है। अब वो पूछ रहा है कि इसमें से क्या होगा। अगर ये रस्सी टूट जाती है यहाँ से तब क्या होगा। विल कंटिन्यू टू मूव इन द सर्कुलर पाथ, क्या वो जो पत्थर है वो मूव करता रहेगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर वो टूट गई तो वो गिरेगा कहीं ना कहीं। अब वो नहीं पता कि उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी बट वो गिरेगा क्योंकि रस्सी टूट चुकी है। नेक्स्ट बोला है कि विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, यानी वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर सरल रेखा की अनुदिश गति करेगा, मतलब इसके केंद्र की ओर इस तरफ ऐसे गति कर जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इस तरफ तो नहीं आएगा, अंदर की तरफ क्यों आएगा, वो तो बाहर साइड जाएगा। अब वो भी देखते हैं कि कैसे बाहर जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है हमें विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, ये अगर इस तरह से बंधा हुआ है यहाँ कोई पेंट तो वो घूम रहा है क्योंकि, तो वो इस तरह से जाएगा। ठीक है, सामने भी नहीं जाएगा, वो साइड में जाएगा, यानी ये इसकी स्पर्शज्या बनाते हुए यानी टेंजेंट बनाते हुए निकल जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर थर्ड वाला ही एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। इसमें दिया है बॉय इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट आफ्टर हाइट ऑफ h आफ्टर इट हैज फॉलन अ हाइट h/2 इट विल पजेसेस, यानी एक बॉडी है, एक पिंड है जो कि h हाइट से गिर रहा है नीचे। ठीक है, यहाँ से गिर रहा है ये नीचे इस हाइट से, और जब तक उसकी आधी हाइट होती है यानी h/2, तब उसकी कंडीशन बतानी है क्या होगी। क्या उसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी या काइनेटिक एनर्जी ही रहेगी। देखिए वो यहाँ से आ रहा है, तो इसमें अगर आधे तक आ जाए तो उसमें आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा यानी हाफ पोटेंशियल एनर्जी और हाफ काइनेटिक एनर्जी रहेगी। देखिए ये क्वेश्चंस तो मैं करवा ही रही हूँ आपको, ये मॉडल पेपर पूरा कवर। इसके अलावा हम KVS के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जो अवेलेबल हो जाएंगे इजीली, उन सारे पेपर्स की भी साइंस क्या मैं सारे ही सब्जेक्ट कोशिश करूँगी करवाने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मुझे और कौन से सब्जेक्ट्स को करवाना चाहिए। मैं सारे ही सब्जेक्ट्स कवर करवा सकती हूँ बट मैं अभी साइंस ही ले रही हूँ क्योंकि साइंस की वीडियोस मोस्टली लोग छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, वो नहीं बनाते। तो मैंने सोचा इसलिए अभी पहले साइंस पे ही फोकस किया जाए, उसके बाद बाकी चीज़ें। तो आप लोग बता दीजिएगा कि KVS प्रीवियस ईयर पेपर में हम कौन से वाले सब्जेक्ट्स लें। ओके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय, यानी एक बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग है जिसको कि ऐसे आराम से देखा नहीं जा सकता। तो इसमें हम कौन से दर्पण का इस्तेमाल करें जिसकी वजह से उसका प्रतिबिंब जो है वो पूरी तरह से दर्पण पे बन जाए। तो देखिए उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का, जो कि इस तरह से होता है, जो उसका उभरा हुआ भाग है वो इस तरह से है। तो जो भी लाइट रे आएगी पहले वो डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है, वो डाइवर्ज हो जाती है और उसके बाद वो उस तरफ जाके मिलेगी और हमें जो प्रतिबिंब दिखता है वो उससे थोड़ा, जो बड़ा है इतना, उससे थोड़ा छोटा दिखेगा, यानी वो प्रतिबिंब आसानी से दिख जाएगा। तो हम यूज़ करेंगे इसमें कॉन्वेक्स मिरर, यानी इसका जो आंसर ठीक है वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर, यानी कोई किसी भी धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? उस तार की लंबाई पर, उसकी मोटाई पर, उसकी शेप पर, यानी उसकी आकृति पर, किस पर, या फिर उसके नेचर पर। तो देखिए अगर उसकी प्रतिरोधकता मैं बता देती हूँ। प्रतिरोधकता मतलब अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी भी मेटेलिक वायर में, तो उसको कितना रोक सकती है वो, तो वो डिपेंड करता है मेटल के अलग अलग नेचर पर। कोई चीज़ गोल्ड की है या सिल्वर की है या कैसी है, तो उसके अलग अलग नेचर पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा और या फिर रोकेगी वो उसे, तो वो उसे हम कहते हैं विद्युत प्रतिरोधकता। तो यहाँ हम बता सकते हैं कि उसकी लेंथ या थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है उस मटेरियल के नेचर पर, यानी पदार्थ की प्रकृति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109, जिसमें हमें दिया है इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर देयर आर टू कॉइल्स। एक अरेंजमेंट दिखाई है, नीचे भी डायग्राम कॉइल्स दिखाई गई हैं और एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में बंधी हुई हैं, वो लपेटी हुई हैं। अब बोला है कि इनिशियली द की इज नॉट इंसर्टेड, यानी पहले जो की थी वो इंसर्ट नहीं की गई है, मतलब स्विच ऑन नहीं है, एक तरह से ये समझ सकते हैं। की बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, इसलिए वहां दिया है कि की इज नॉट इंसर्टेड, देन द की इज इंसर्टेड, और बाद में फिर उस की को इंसर्ट कर दिया गया और लेटर रिमूव्ड, यानी बाद में फिर से वो उसे निकाल दिया। मतलब पहले इनिशियल स्टेज में उस पर कोई भी की इंसर्ट नहीं थी, उसके बाद की को इंसर्ट किया गया एंड देन फिर से निकाल लिया गया। तो अब बताना है, ये कुछ कंडीशंस दी हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए, इसमें हमें एक सिलेंड्रिकल रॉड दी है जिसपे दो कॉइल्स लपटी हुई हैं। ये वाली कॉइल में हमने लगाया हुआ है स्विच और बैटरी, और यहाँ लगाया है ये गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर देखिए कैसे पता चला मुझे, ये ऑप्शंस में सब में गैल्वेनोमीटर ही दिया है इसलिए। अब देखिए फर्स्ट में हमें बोला है कि द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर रिमेन्स जीरो थ्रू आउट। तो जीरो तो नहीं रहेगा, डिफ्लेक्शन तो होगा। अगर की लगाई और निकाली जा रही है तो डिफ्लेक्शन तो हो ही रहा होगा, तो इसलिए ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट दिया है हमें देयर इज अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, यानी कुछ डिफ्लेक्शन होगा। हाँ ये फर्स्ट लाइन एकदम ठीक है, बट इट डाइज आउट शॉर्टली। हाँ ये भी एकदम ठीक है कि वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा डिफ्लेक्शन, क्योंकि की निकाल ली जाती है वापस से, इसलिए। तो ये फर्स्ट लाइन एकदम ठीक है। एंड देयर इज नो इफेक्ट व्हेन द की इज रिमूव्ड। इसमें ये भी दे दिया है कि जब की निकाली जाती है तब कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ऐसा तो नहीं है जब लगा रहे हैं तब हो रहा है, तो निकालने पर भी इफेक्ट होगा, तभी वो अपनी पुरानी स्टेट में वापस आएगी। तो इसलिए इसके ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर मोमेंटरी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन डाइज आउट शॉर्टली। ये लाइन तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये लाइन तो एकदम ठीक है। द डिफ्लेक्शन आर इन द सेम डायरेक्शन। देखिए अब जब पहले वो इनिशियल स्टेज में थी तब वो जीरो पर होगी, जब हमने की लगाई उसमें तब थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ। अब जहाँ तक भी गई हो वो, यहाँ तक मान लीजिए, तो उसमें डिफ्लेक्शन हुआ, वो वहाँ तक गई। अब फिर से वापस से की निकाली तो वो इस डायरेक्शन में आएगी, मतलब पहले इस तरह गई और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो यहाँ तो सेम डायरेक्शन दिया है, तो सेम डायरेक्शन तो नहीं होगा, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर दिया है ऑपोजिट डायरेक्शन, बाकी लाइन तो हम प्रूफ कर ही चुके हैं, वो तो सेम ही है, बट यहाँ दिया ऑपोजिट, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। आप बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंगल सर्कुलेशन दैट इज ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस, यानी देखिए जो ह्यूमंस होते हैं उनमें होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, डबल क्यों? क्योंकि जो हमारा हार्ट है उसमें पहले डीऑक्सीडाइज ब्लड आता है और वो फिर प्योर होने के लिए जाता है लंग्स में। देन लंग्स से फिर से वो हार्ट में आता है और हार्ट से फिर वो फ्लो होता है हमारी पूरी बॉडी में।
तो इस तरह से जो हमारा हार्ट है उसमें ब्लड 2 बार आता है, 2 बार आ रहा है अगर 2 बार, तो इसलिए उसे कहा जाता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस जो ह्यूमन्स के अंदर होता है वो तो होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, बट यहाँ बात की गई है कि सिंगल सर्कुलेशन किस में होता है। तो देखिए याद रखिएगा, वो होता है हिप्पोकैम्पस, एक्सोसिटिस और एनाबस, इनमें होता है सिंगल सर्कुलेशन। तो यहाँ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जल्दी डिस्कस करेंगे सेट डी। थैंक यू, गुड डे।